आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। सो हमने अपने पिछले वीडियोस में एक एक्ट पढ़ा था जो कि था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो उस एक्ट में हमने देखा था कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जो रेमेडीज हैं वो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है इस एक्ट के थ्रू। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आदिवासीज हैं वो इस एक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने राइट्स लेने के लिए। द 1989 एक्ट इज important for another reason. Adivasi activists refer to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. तो 1989 का जो एक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस तो हमने पहले देख ही चुकी है, बट ये कुछ और रीजंस की वजह से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो कि आदिवासी के हक के लिए लड़ते हैं, वो लोग इस एक्ट को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ट्रेडिशनली आदिवासी की जमीन थी उसको वापस लेने के लिए वो क्या कहते हैं, वो इस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस एक्ट में हमने पढ़ा था कि ये लिखा था कि कोई भी जो पर्सन है वो आदिवासी की लैंड को जबरदस्ती ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उस पर एनक्रोच नहीं कर सकता या किसी और को बेच नहीं सकता। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो आदिवासी को उनकी जमीन जो ओरिजिनली उनकी थी, जो कि उनसे छीन ली गई, उसको वापस दिलाने के लिए इस एक्ट का सहारा लेते हैं। As you read in the previous chapter, Adivasis are often unwilling to move from their land and are forcibly displaced. तो हमने जो कहानी दादू ने पढ़ाई थी पिछले चैप्टर में, उन्होंने सुनाई थी अपने बच्चों को, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो दादू थे वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। उस टाइम पे जितने भी उनके गांव वाले लोग थे वो अपने जमीनों को, अपने खेतों को छोड़ना नहीं चाहते थे, बट उनको मजबूरी में अपने घर छोड़कर दूसरे जगह पे जाना पड़ा, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आदिवासीज हैं उन्हें जबरदस्ती अपनी जगह से जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, अपने घर बार जो है वो बेचने पड़ते हैं। Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law. तो एक्टिविस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने जबरदस्ती ट्राइबल लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution. तो जो एक्टिविस्ट वगैरह हैं वो ये भी कहते हैं कि इस एक्ट में जो 1989 का जो एक्ट है इसमें कुछ खास नया नहीं है। ये एक्ट तो वही बात बोल रहा है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बोला है कि सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है वो बैन होनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई हुई हैं और कुछ वही चीजें जो हैं वो इस एक्ट में भी हैं। तो ये जो एक्ट है वो उन्हीं चीजों पे जोर दे रहा है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बोली गई हैं। That land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people. So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये लॉ ये कहते हैं कि कोई भी लैंड जो है ट्राइबल पीपल की, किसी भी आदिवासी की कोई भी जमीन है, उस जमीन को कोई भी नॉन आदिवासी पर्सन, नॉन ट्राइबल पर्सन जो है ना ही तो खरीदेगा और ना ही उस पर कोई जबरदस्ती कब्जा करके उसे किसी और को बेच सकता है। In cases where this has happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess them. और उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि किसी आदिवासी की जमीन उससे जबरदस्ती ले ली जाती है या फिर कोई और जो है उसको किसी दूसरे पर्सन को, नॉन ट्राइबल पर्सन को बेच देता है, तो उस आदिवासी का ये हक बनता है, उसका ये राइट है कि वो अपनी लैंड को वापस से ले सके, रिपोजेस कर सके। C.K. Janu, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India. तो सीके जानू जो कि एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं वो ये कहती हैं कि आदिवासी को जो राइट्स मिले हैं उनके वायलेटर्स, उनके उल्लंघन करने वालों में से एक जो पर्सन है वो गवर्नमेंट भी है, राइट। कि मतलब हम ये तो कहते हैं कि जो कंपनीज वगैरह हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसेस वगैरह हैं वो आदिवासी के लैंड पे कब्जा करते हैं, वहां पे अपने बिजनेसेस खड़े करने की बात करते हैं, तो आदिवासी के राइट को वायलेट कर रहे हैं। बट क्या सिर्फ यही लोग आदिवासी के राइट को वायलेट करते हैं? नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी आदिवासी के राइट को वायलेट करने में इंक्लूडेड है। जो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी आदिवासी के राइट्स को वायलेट करती हैं, उनका उल्लंघन करती हैं। For it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mill, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or as sanctuaries. तो क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो भी ट्राइबल्स के राइट का उल्लंघन करती है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं, वो ही तो इन एनक्रोचर्स को, जो बिजनेसमैन है, उन्हें अलाउ करती हैं कि जाओ तुम जंगलों में अपना बिजनेस खड़ा करो। क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, वो अपनी मर्जी से, उनको सपना तो आएगा नहीं कि चलो हम जो है जंगलों में जाके अपना बिजनेस खड़ा करते हैं।
एक पूरा प्रोसीजर होता है, जो बिजनेस वगैरह है उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम जंगलों में यहाँ पे इस तरीके से अपना जो बिजनेस है वो खड़ा करें कि नहीं। तो गवर्नमेंट ही तो उन्हें अलाउ कर रही है कि जाओ तुम जो है लकड़ियां काटो जंगल से, जाओ तुम पेपर मिल जो है वहां पे सेटअप करो, जो कागज बनाने के मिल्स हैं वो सेटअप करो जंगलों में। तो ये सब चीज जो है वो गवर्नमेंट ही तो अलाउ कर रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी लैंड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन्हें जबरदस्ती उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो कभी कभी कुछ जंगलों को क्या करती है, रिजर्व कर देती है, उनकी सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स ये सब बना देती है, राइट। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि वो फिर उन जंगलों में फ्रीली आ जा नहीं सकते। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस के कारण क्या हो रहा है, जो ट्राइबल्स हैं उनसे उनके जमीन, उनका घर जो है छीना जा रहा है, और इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। शी हैज ऑल्सो नोटेड दैट इन केसेस where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. तो जो सी के जानू है वो ये भी कहती हैं कि ऐसे केसेस में जहाँ पे ट्राइबल्स की जमीन उनसे छीन ली जा चुकी है और अब ट्राइबल्स इस कंडीशन में नहीं है कि वो वापस आ पाए, कि मान लो उन्होंने कहीं और जो है अपना घर वगैरह बना लिया है, कहीं और जो है वो काम पे जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, और अब उनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी जमीन पे वापस आ सकें। तो ऐसे केस में जो ट्राइबल्स हैं उनको उनके जमीन के लिए कंपनसेट करना चाहिए, उनको उनका जमीन का पैसा मिलना चाहिए। That is, the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere. और साथ ही साथ जब ऐसी सिचुएशन देखने मिलती है कि ट्राइबल्स को उनकी ज़मीन से निकाला जाता है, उनको कहीं और जाने पे मजबूर किया जाता है, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट है उन्हें कुछ इस तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने चाहिए ताकि जो लोग उनकी जगह से निकाले जा रहे हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जा सके, उन्हें कहीं और पे एक तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। After all, governments spend large sums of money on building industrial or other projects on land taken from tribals, so why should they be reluctant to spend even very modest amounts on rehabilitating the displaced? तो कहते हैं कि आखिरकार जो गवर्नमेंट है वो ट्राइबल्स की जमीन पे ही इतना ज्यादा पैसा खर्च करती है, वहाँ पे डैम्स वगैरह बना रही है, वहाँ पे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो बना रही है, तो फिर गवर्नमेंट जो है क्या थोड़ा सा पैसा उन ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट करने में खर्च नहीं कर सकती? तो यही बात जो है इसमें बोली जा रही है। तो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, हमने इतना कुछ पढ़ा कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं, वो अपने हक को पाने के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, और इनकी डिमांड को सुनते हुए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं। और ये देखने मिलता है कि जो एक्ट्स हैं वो बन तो जाते हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, राइट। सो एज वी कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और लॉ और इवन अ पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट्स इन रियलिटी। तो हम कह सकते हैं कि भले ही कोई भी जो लॉ है, पॉलिसी है, कोई भी राइट है, वो पेपर्स पे तो है, वो आ तो गया है, बट उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो हकीकत में भी एग्जिस्ट हो, मतलब कि उसका फायदा लोगों को मिले, राइट। कि कोई लॉ तो बना दिया है बट अगेन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं हो रही, कोई पॉलिसी तो आपने बना दी है बट उस पॉलिसी का फायदा जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आपने लोगों को राइट तो दे दिया कहने को कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, बट लोगों को वो राइट मिल ही नहीं रहे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये इंश्योर करना कि आप कुछ भी कर रहे हो कि वो चीज सही से इम्प्लीमेंट भी हो। पीपल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन और मेक एफर्ट्स टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल्स दैट गाइड द एक्शंस ऑफ देयर फेलो सिटीजंस और इवन देयर लीडर्स। और जब इस तरीके से लॉज, पॉलिसीज और राइट्स बनते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो लोगों को क्या करना पड़ता है, लगातार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ताकि ये जो लॉज वगैरह बने हैं ये एक्चुअल में लोगों की लाइफ में कुछ अफेक्ट कर पाए, लोगों की जिंदगी का ये हिस्सा बने, और जो मकसद है इन लॉज, पॉलिसीज और राइट्स का वो एक्चुअल में पूरा हो, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हैं वो इन लॉज को मदद मतलब कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में आए, और उसकी मदद से वो क्या करते हैं कि अपने साथ के जो फेलो सिटीजन हैं, दूसरे लोग हैं, और साथ ही साथ कभी कभी लीडर्स को भी गाइड करने में मदद करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर भटक जाए तो गवर्नमेंट को लोग याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि हमें ये एक्ट जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दे रखा है, ये एक्ट जो है ये बन रखा है, तो फिर आप इसको जो है सही से इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो इस तरीके से कभी कभी जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को, लीडर्स जो है हमारे, उनको भी गाइड करने का काम करते हैं। द डिजायर फॉर इक्वलिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज नॉट न्यू। तो ये जो डिजायर है इक्वलिटी पाने की, उनका जो गरिमा है वो पाने की, ये नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इट हैज एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एज यू हैव सीन इन दिस चैप्टर। ये जो चीज है, ये इक्वलिटी पाने की जो लड़ाई चल रही है, ये बहुत पहले से ही है और आज भी चल रही है। Similarly, even in a democratic society, similar process of struggle, writing, negotiation and organizing need to continue. तो वही बोला जा रहा है कि आज भी भले ही हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक
ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने सारे राइट देता है, बट फिर भी ये जो लोगों का स्ट्रगल है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का स्ट्रगल है अपने हक पाने का, वो भी कंटिन्यू है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे कास्ट को लेकर, चाहे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो हमें देखने मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं आज की डेट में भी। इसका मतलब कि लॉ अभी भी उस लेवल पे इम्प्लीमेंट सही से नहीं हुए हैं जिस पे उन्हें होना चाहिए था। So with this, we have come to the end of our chapter number 8 of class 8 civics. I hope you like this video, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Bye bye.